इंद्र पत्नी की मृत्यु के बाद बेटी के साथ अमेरिका चले गए। 65 साल की आयु में जब पत्नी विमला कैंसर के कारण उनका साथ छोड़ गई तो उनकी जीवन नैया डगमगा उठी। इसी उम्र में तो एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है और इसी अवस्था में वह हाथ छुड़ाकर किनारे हो गई थी। पिता की मानसिक अवस्था को देखकर अमेरिका वासी दोनों बेटों ने उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा और ज़बरदस्ती साथ ले गए। अमेरिका में दोनों बेटे अलग अलग शहर में बसे थे। बड़े बेटे मनुज की पत्नी भारतीय थी और फिर उनके घर में एक छोटा बच्चा भी था, इसलिए कुछ दिन उसके घर में तो उनका मन लग गया। पर छोटे बेटे रघु के घर वे सिर्फ 1 सप्ताह से अधिक समय नहीं रह पाए। उसकी अमेरिकन पत्नी के साथ तो वे ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। उन्हें सारा दिन घर का अकेलापन काटने को दौड़ता था। अंत 2 महीने ही वह महीनों में अपने सूने घर लौट आए थे। अब घर की एक एक चीज़ में उन्हें विमला की याद दिलाती और वह सूने घर से भागकर क्लब में जा बैठते। दोस्तों में गपशप में दिन बिताकर रात को जब घर लौटते तो वह अपना घर ही उन्हें बेगाना लगने लगता। अकेले आदमी को इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं थी। अंत 4 कमरे वाले इस घर को उन्होंने बेचने का मन बना लिया। इंद्र ने सोचा वे 2 कमरे वाले किसी फ्लैट में चले जाएंगे। इस बड़े घर में तो पड़ोसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि घर के चारों तरफ दीवारें एक दूरी पैदा करती थी। फ्लैट सिस्टम में तो सब घरों की दीवारें इतनी जुड़ी होती हैं कि चाहने पर भी कोई पड़ोसी घर होते हुए शोरगुल को अब क्यों सुन सकता है। सभी मित्रों ने भी राय दी कि इतने बड़े घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। और आए दिन समाचार पत्रों में खबरें छपती रहती थी कि बूढ़े या बूढ़ी को मारकर चोर सब कुछ लूट कर ले गए। अंत घर को बेचकर छोटा फ्लैट खरीदने का मन बनाकर उन्होंने धीरे धीरे घर का अनावश्यक सामान बेचना शुरू कर दिया। पुराना भारी फर्नीचर नीलाम घर बेच दिया। पुराने तांबे पीतल के बड़े बड़े बर्तनों को अनाथाश्रम में बेच दिया। धोबी, चौकीदार, नौकरानी, ड्राइवर आदि को जो सामान चाहिए था दे दिया। अंत में बारी आई विमला की अलमारी की। जब उन्होंने वो अलमारी खोली तो कपड़ों की भरमार को देखकर एक बार तो हताश होकर बैठ गए। उन्हें हैरानी हुई कि विमला के पास इतने अधिक कपड़े थे, फिर भी वह नई नई साड़ियाँ खरीदती रहती थी। पहले दिन तो उन्होंने अलमारी को बंद कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कपड़ों का वे क्या करेंगे। इसी बीच उन्हें किसी काम में मदुरई जाना पड़ा। वहाँ वे अपनी कार से निकले थे। वापसी पर एक जगह पर उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया और उन्हें वहाँ कुछ घंटे रुकना पड़ा। जब तक कोई सहायता नहीं आती तो कार चलाने के लायक नहीं होती। वे वहाँ टहलने लगे। पास ही रेलवे लाइन पर काम चल रहा था और सैकड़ों मजदूर वहाँ पर काम करने में लगे हुए थे। काम बड़े स्तर पर चल रहा था, इसलिए पास ही मजदूरों की बस्ती बस गई थी। इंद्र ने ध्यान से देखा कि उन मजदूरों का जीवन कितना कठिन है। हर तरफ अभाव ही अभाव है। कुछ औरतों के शरीर पर कपड़े इतने घिस चुके थे कि उनके बीच से उनका शरीर नजर आने लगा था। एक युवा महिला के फटे ब्लाउज को देखकर उन्हें एकदम से अपनी पत्नी के कपड़ों की याद हो गई। वे मन ही मन कुदरत पर मुस्कुरा उठे। एक और तो ज़रूरत से ज़्यादा दे देती है और दूसरी ओर ज़रूरत भर का भी नहीं। इसी बीच उनकी गाड़ी ठीक हो गई और वे लौट आए। दूसरे दिन तरोताज़ा होकर इंद्र ने फिर से पत्नी की अलमारी खोली। बहुत ही करीने से रखे ब्लाउज के बंडलों को देखा। जो बंडल सबसे पहले उनके हाथ लगा, उन्हें देखकर वे हंस पड़े। वे ब्लाउज 30 साल पुराने थे, कढ़ाई वाले। उस पर लाखे रंग के ब्लाउज को कैसे भूल सकते थे। शादी के बाद जब वे हनीमून पर गए तो एक दिन विमला ने यही ब्लाउज पहना था। उस ब्लाउज के हुक पीछे थे। विमला को साड़ी पहनने का उतना अभ्यास नहीं था। कॉलेज में तो वह सलवार कमीज ही पहनती थी, तो अब साड़ी पहनने में उसे बहुत समय लगता था। एक दिन वे घूमने के लिए निकलने वाले थे तो विमला को तैयार होकर बाहर आने में के लिए कहकर वे होटल के लॉन में आकर बैठ गए। कुछ समय तो वे पेपर पढ़ते रहे, कुछ समय इधर उधर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते रहे। आधे घंटे से ऊपर समय हो गया मगर विमला बाहर नहीं आई। वे वापस कमरे में गए तो कमरे का दृश्य देखकर जोर से हंस पड़े। कमरे का दरवाज़ा खोलकर विमला दरवाजे की ओट में होकर और चादर ओढ़े थी। वे बोली, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें कैसे बुलाऊं समझ में नहीं आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? ब्लाउज बंद नहीं हो रहा।
क्यों? हुक पीछे हैं और मुझसे बंद नहीं हो रहे थे तो कोई दूसरी ड्रेस पहन लेती। पहले यह उतार तो, मैं इसमें फंसी हूँ। विमला की स्थिति देखकर वो बहुत हंसे। फिर उन्हें उसके ब्लाउज के पीछे हुक बंद कर दिए। तब कहीं जाकर उसने साड़ी पहनी। ब्लाउज के हुक बंद करने का उनका यह पहला अनुभव था और वे इतना रोमांचित हो गए कि विमला के ब्लाउज के हुक उन्हें फिर से खोल दिए। वह कहती ही रह गई कि इतनी मुश्किल से साड़ी बांधी है और तुमने सारी मेहनत बेकार कर दी। उसके बाद जब वह इस ब्लाउज को पहनती थी तो दोनों खूब हंसते थे, मगर आज हंसने वाली बहुत दूर जा चुकी थी। हनीमून के दौरान पहना गया हर ब्लाउज उसे याद आने लगा। सफ़ेद मोतियों से सजा काला तो विमल के गोरे गोरे रंग पर बेहद खिलता था। जिस दिन विमला ने यह ब्लाउज पहना था उस दिन उसकी उंगलियां उसकी गोरी पीठ पर ही फिसलती रहीं। तब वह खींच उठी और बोली, बस करो, सहलाना गुदगुदी होती है। अरे अपनी बीवी की ही तो पीठ सहला रहा हूँ। मैंने कहा ना गुदगुदी होती है। अरे तुम्हारी तो पीठ में गुदगुदी हो रही है, यहाँ तो सारे शरीर में गुदगुदी हो रही है। बस करो अपनी बदमाशी। विमला की खींच को देखकर उन्होंने चलते चलते ही उसे अपनी बाहों के घेरे में कसकर कैद कर लिया था और वह नीला ब्लाउज तो विमला पर सबसे ज़्यादा सुंदर लगता था। नीली साड़ी के साथ वह नीला हार और नीली चूड़ियाँ भी पहन लेती थी। उसकी चूड़ियों की खनक इंद्र को परेशान कर जाती थी। विमला जितनी बार भी हाथ उठाती चूड़ियों की खनक उठती थी और सड़क चलता आदमी मुड़कर देखता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इंद्र चिढ़ाने के लिए वमीला से बोले, ये चूड़ियाँ क्या तुमने राह चलतों को आकर्षित करने के लिए पहनी है? जिसे देखो वही मुड़कर देखता है, यह मुझसे नहीं देखा जाता। तब विमला खूब हंसी और फिर उसने मजाक मजाक में सारी चूड़ियाँ उतार कर इंद्र के हवाले करते हुए कहा, अब तुम ही संभालो। में बैठकर विमला ने की गोरी कलाइयों को फिर से चूड़ियों से भर दिया। इतनी प्यारी यादों के जाल में इतना उलझ गए कि वे एक एक ब्लाउज को ऐसे सहलाने लगे मानो विमला की लिपटी हुई हो उन ब्लाउज़ों में। इंद्र बड़ी मुश्किल से यादों के जाल से बाहर आए। फिर उन्होंने दूसरा बंडल उठाया। इस बंडल के अधिकतर ब्लाउज प्रिंटेड थे। उन्हें शायद याद आया हो कि ज़माने में सभी औरतें प्रिंटेड ब्लाउज पहनती थी। साड़ी प्लेन और प्रिंटेड ब्लाउज का कई वर्षों तक फैशन रहा था। उन्हें इस बंडल में वह काला प्रिंटेड ब्लाउज भी नज़र आ गया। उसे खरीदने के चक्कर में उनमें आपस में खूब वाक युद्ध हुआ था। विमला को एक शादी में जाना था और उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी। एक दिन सुबह ही चेतावनी मिल गई थी, देखो आज शाम को जल्दी वापस आ जाना, मुझे बाज़ार जाना है। शीला की शादी में मुझे काली साड़ी पहननी है और उसके साथ का प्रिंटेड ब्लाउज़ खरीदना है। तुम खुद जाकर ले आना। नहीं, तुम्हारे साथ ही जाना है। उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदनी है। चलो अच्छा, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुम्हें ज़रूर आना होगा। ओके मैडम, आपका हुक्म सिर आँखों पर। फिर शाम होते होते इंद्र इस बात को भूल गए और रात को जब घर लौटे तो चंडी रूपा विमला ने उनका सामना हुआ। उन्हें अपनी बात कही याद आई तो तुरंत अपनी गलती को सुधार लेना चाहा। बोले, अभी आधा घंटा है बाज़ार बंद होने में, जल्दी से चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, आधे घंटे में कोई खरीदारी नहीं होती है। अरे तुम चलो तो तुम्हारे लिए मैं बाज़ार फिर से खुलवा दूँगा। बस करो अपनी बातें। मुझे पता है आजकल तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। सारा दिन काम और फिर दोस्त तुम्हारे लिए सब कुछ है आजकल। यही बात मैं तुम्हारे लिए कह तो कैसा लगेगा? अब तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? बच्चे क्या सिर्फ मेरे हैं? विमला की आंखों में आंसू देखकर वे संभल गए और बोले, अब जल्दी चलो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। और फिर उन्हें ज़बरदस्ती विमला को घसीट कर कार में बिठाया और कार स्टार्ट कर दी। पहले ही दुकान में उन्हें इस काले ब्लाउज़ प्रिंटेड ब्लाउज़ का कपड़ा मिल गया। फिर ज्वेलरी शॉप में गए और काले सफ़ेद मोतियों की मैचिंग ज्वेलरी भी खरीद मिल गई। फिर वे बाहर ही खाना खाकर घर लौटे। इसी बंडल में उन्हें बिना बाहों का पीली बूंदकी वाला ब्लाउज़ भी नज़र आया। जब विमला ने पहली बार बिना बाहों का ब्लाउज़ पहना था तो वे अचरज में उसे देखते रह गए थे। फिर दोनों
तरह की प्रतिक्रियाएं उन्हें महसूस की थी। एक और तो वे विमला की गोल मांसल और गोरी बाहों को देखते रह गए और दूसरी उनमें ईर्ष्या की भावना भी पैदा हो गई। वे विमला को ले कर बहुत ही पॉजेसिव थे, इसलिए उन्हें विमला से कहा, मेरी एक बात मानोगी? बोलो, यह ब्लाउज़ पहनकर तुम बाहर मत जाना, लोगों की नज़र लग जाएगी। बेकार की बातें मत करो, मेरी सारी सहेलियाँ पहनती हैं, किसी को नज़र नहीं लगती। तुम अपनी सोच को ज़रा विशाल बनाओ, इतने संकुचित विचारों वाले मत बनो। जो मुझे कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर वे बिल्कुल खामोश हो गए। विमला ने उनकी बात रख तो ली और फिर कभी बिना बाहों वाला ब्लाउज़ नहीं पहना। उसी बंडल में 20 ब्लाउज ऐसे निकले जो बिना बाहों के थे। लगता था विमला ने एक साथ ही इतने सारे ब्लाउज सिलवा लिए थे, पर अब देखने से पता चलता है कि उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब उन्होंने अगला बंडल उठाया। इस तरह में तरह तरह के ब्लाउज़ थे, कुछ रेडीमेड ब्लाउज़, कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज़, एक दो ऊनी ब्लाउज़ और कुछ मखमल के ब्लाउज़ भी थे। जब काले मखमल के ब्लाउज़ पर इंद्र ने हाथ फेरा तो वो बहुत भावुक हो उठे। जब विमला ने यह काला ब्लाउज़ पहना था तो उनकी नज़र उसकी गोरी पीठ और बाहों पर जमकर रह गई। 40 साल पार कर चुकी विमला भी उस नज़र से असहज हो उठी और बोली, कैसे देख रहे हो? क्या मुझे पहले कभी नहीं देखा? देखा तो बहुत बार है, पर इस मखमली ब्लाउज़ में तुम गोरी रंगत बहुत खिल रही है। मन कर रहा है कि देखता ही रहूं। तो मना किसने किया है? वह इतराकर बोली। कुछ साड़ियाँ ब्लाउज़ों सहित हैंगरों पर लटकी थी। एक पेंटिंग साड़ी इंद्र ने हैंगर सहित उतार ली। हल्की पीली साड़ी पर गहरे पीले रंग के बड़े बड़े गुलाब बने थे और इस साड़ी को पहनकर वह 50 की उम्र में भी विमला उन्हें कम सी नज़र आ रही थी। उसकी देहयष्टि इस उम्र में भी सुडौल थी। अपने शरीर का रख रखाव वह बहुत खूब करती थी। ज़रा सा मेकअप कर लेती तो अपनी असली उम्र से 10 साल छोटी लगती। उधर इंद्र ने कभी अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी तोंद निकल आई थी। बाल तो 40 के बाद ही सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। बाल काले करने के लिए वे कभी राज़ी नहीं हुए। सफ़ेद बाल और तोंद के कारण वे अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते थे। तभी तो एक दिन जब उनके मित्र घर पर आए तो गजब हो गया। मित्र का स्वागत करने के लिए विमला ड्राइंग रूम में आई और हेलो कहकर चाय लाने अंदर चली गई। उस दिन विमला ने यह पीली साड़ी पहनी हुई थी। वह चाय की ट्रे रखकर फिर अंदर चली गई। आधे घंटे बाद जब मित्र चलने लगे तो बोले, यार तूने भाभी जी से मिलवाया ही नहीं। अरे अभी तो तुम्हें हेलो कहकर चाय रख कर गई थी। वे भाभी थी क्या? मैंने समझा तुम्हारी बेटी है। अब तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मेरे से पिटोगे। जो मैंने देखा और महसूस किया वही तो बोला। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? छोटी उम्र की लड़की से शादी करोगे तो बाप बेटी तो ही नज़र ही तो आओगे। तुम मेरे मेहमान हो, अन्यथा उठाकर बाहर फेंक देता। दोनों की बातें सुनकर विमला भी ड्राइंग रूम में चली आई और अपने पति के बचाव में बोली, लगता है भाई साहब का चश्मा बदलने वाला है, जाकर टेस्ट करवाइए। अब सफ़ेद बालों और काले बालों में तो उम्र नहीं जानी जाती। आप मेरे पति का मजाक नहीं उड़ा सकते। बात हंसी में उड़ा दी गई, पर हकीकत यही है कि विमला अपनी उम्र से 10 साल छोटी और इंद्र अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते थे। छोटे बेटे की शादी में सिलवाए ब्लाउज़ ने तो उन्हें हैरानी में ही डाल दिया। अधिकतर विमला अपनी खरीदारी स्वयं ही करती थी और स्वयं ही भुगतान भी करती थी, पर उस दिन दर्जी की दुकान से एक नौकर ब्लाउज़ लेकर आया और कब 800 की रसीद लेकर पैसे मांगने लगा। 800 रुपये की सिलवाई ब्लाउज़ की देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने नौकर को तो दे दिए, पर विमला से सवाल किए बिना नहीं रह पाए। तुम्हारे एक ब्लाउज़ की सिलवाई 800 रुपये है? हाँ है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब है? मेरे बेटे की शादी है। मेरा भी सजने संवरने का मन है। इतना महंगा ब्लाउज़ पहनकर तुम लड़के की माँ लगोगी? आज तक तो कभी मेरे खर्च का हिसाब नहीं मांगा। आज भी चुप रहो भाभी ससुर जी, कहकर विमला ज़ोर से हंस दी। उन्हें तो उस ब्लाउज़ में कुछ विशेष नज़र नहीं आया था, पर विमला की सहेलियों के बीच वह ब्लाउज़ चर्चा का विषय रहा। उस ब्लाउज़ को देखते ही विमला का सुंदर चेहरा याद हो आया, जो बेटे की शादी में खुशी से दमक रहा था। फिर उनकी नज़र कुछ ऐसे ब्लाउज़ों पर पड़ी
जिन्हें देखकर कर लगता था कि उन्हें कभी पहना ही नहीं गया। पता नहीं विमला को ब्लाउज सिलवाने का कितना शौक था। उन्हें लगता इतने ब्लाउज देखकर वे पागल हो जाएंगे। औरत का मनोविज्ञान समझना यह उनकी समझ से परे था। पर अफसोस, विमला को ब्लाउज सिलवाने का इतना शौक था। विमला जीवन के आखिरी दिनों में भी ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। 2 साल पहले उसे स्तन कैंसर हुआ। जब तक उसका इलाज शुरू हुआ पूरी बाहों में फैल चुका था। उससे बाह भी ऊपर नहीं उठती थी। बीमारी की कीमोथेरेपी ने उसके गोरे रंग को भी झुलसा दिया था। 3 महीनों में वह अलविदा कह गई थी। आज इंद्र उन्हीं ब्लाउजों के अंबार में बैठे यादों के सहारे कुछ जीवंत क्षणों को फिर से याद करने का प्रयास कर रहे थे। पर समय बाद वे उठे। उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और कहा, इस अलमारी के सारे कपड़ों को संदूकों में बंद कर दो और कार में रख दो। सुबह होते ही इंद्र कार लेकर रेलवे लाइन पर जा पहुंचे और फिर दोनों संदूकों को मजदूरों के हवाले करके बहुत ही हल्के मन से घर लौट आए कि विमला के कपड़ों से किसी की नग्नता ढक जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।